बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सेल्फ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हमारा ये सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो जाना है। उनमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.26 को प्रीवियस लेक्चर में स्किप किया था। तो यहीं से हम स्टार्ट लेते हैं आज के लेक्चर का। अ पीस ऑफ आयरन रॉड कॉस्ट ₹60। अब देखिए यहाँ पर उसने कहा है पीस ऑफ आयरन रॉड, मतलब हमें ये नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है या उसका रेट क्या चल रहा है, पर मीटर है पर फुट है, हमें कुछ नहीं आइडिया। लेकिन उसने कहा कि जब हम लोग उस पीस ऑफ आयरन रॉड को परचेज करके लाते हैं तो टोटल उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है ना, वो हमें ₹60 पड़ रही है। फिर क्या कहते हैं, इफ द रॉड वॉज 2 मीटर शॉर्टर, क्या मतलब हमने अगर सपोज ओरिजिनल फर्स्ट टाइम में 10 मीटर रॉड परचेज किया था, तो अब हम उसको 2 मीटर शॉर्टर कर लेंगे और अब वो हो जाएगा 10 की जगह पे 8 मीटर का हम लोगों ने रॉड परचेज किया। फिर साथ कहते हैं एंड ईच मीटर कॉस्ट ₹1 मोर, कि अगर सपोज पहले उसकी कॉस्ट थी हमारे पास ₹15, तो अब वो हमें मिलेगा ₹16 पर मीटर के हिसाब से। तो फिर क्या हुआ, द कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, कॉस्ट में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होती। अब देखो हम लोग वही मतलब ₹60 ही लेकर गए नेक्स्ट टाइम के लिए। जब वहां पर गए और हमने उसे कहा कि भाई हमें ₹60 का आयरन रॉड दे दो, तो उसने बताया कि भाई महंगाई की वजह से ₹1 महंगा हो गया है, तो जितना ही लेंथ आप पहले लेकर गए थे अब आपको उतनी लेंथ में वो रॉड नहीं मिलने वाला ₹60 में। अब आपको इसके 2 मीटर्स शॉर्टर मिलेगा, कि जो पहले लेंथ थी उससे 2 मीटर्स कम मिलेगा। फिर कहते हैं लेंथ ऑफ द रॉड इज, प्राइस भी हमसे पूछ सकता था कि पर मीटर इसकी प्राइस ओरिजिनल क्या थी, लेकिन यहां पर उसने हमसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ द रॉड। पहली सिचुएशन है तब भी हमारे पास ₹60 का ही बिल बन रहा है। सेकंड सिचुएशन तब भी ₹60 का ही बिल बन रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर इक्वेशंस पे जाए ना, इक्वेशंस बन तो सकती हैं लेकिन वो ना काफी ज्यादा ट्रिकी बन जाती हैं, मतलब ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है आप लोगों को। इस पे ना थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं हम लोग और इसको ऑल्टरनेटिव वे में जाके सॉल्व करते हैं। किस तरह से, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई ₹60 इन टोटल आपका बिल बना और आप लोग जो लेंथ परचेज कर रहे हो वो 13 मीटर्स हैं, तो क्या आप लोग मुझे पर मीटर उसकी प्राइस क्या है नहीं बता सकते, कि पर मीटर वो रॉड आपको कितने रुपीस का पड़ा? क्या बता सकते हैं आप लोग कितने रुपीस का पड़ा? कैसे फाइंड करेंगे? 60 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 6 समथिंग। ओके, ओके। अच्छा आप देखो, अगर हम इस मीटर, ये जो आपको बताई गई 13 मीटर लेंथ, इसको 2 मीटर शॉर्टर कर दें तो कितने का पड़ जाएगा, ये कितने मीटर आ जाएगा? और इसकी प्राइस ये जो आपने अभी फाइंड की उसमें ₹1 इंक्रीज कर दें और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो क्या 60 बनता है? इसकी कंडीशंस को मीट करना है आप लोगों ने। ये देखो, ओरिजिनल जो हमारी प्राइस बन रही थी वो ये बन रही थी, इसमें कहता है ₹1 मोर +1 किया, तो ये है अब न्यू प्राइस 5.61 समथिंग एंड मल्टीप्लाइड बाय, पहले 13 मीटर रॉड परचेज किया था लेकिन आज कितने मीटर करेंगे? 11, तो मल्टीप्लाइड बाय 11 करो, तो क्या ये 60 बनता है? नहीं बन रहा, 60 नहीं बन रहा, ये 61 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो हमसे क्या कहा गया था कि ये कितना बनना चाहिए, उसके बाद भी द कॉस्ट रिमेन अनचेंज, तो क्या ये तो चेंज हो गई, 13 मीटर हमारा आंसर नहीं है। हम लोग मूव कर जाएंगे नेक्स्ट पर। अब यहां 12 के मुताबिक जरा चेक करो। अब देखो 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 +1, ये हो जाएगी 6 और इसमें से -2 कर दो तो ये हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 क्या इक्वल हो गई बात? ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑल राइट, ऑल राइट। चले अब इक्वेशन बना के बताऊं।
शाबाश, हालांकि खुद नहीं करोगे तुम लोग। इक्वेशन से सुने, थोड़ा सा लेंथी और डिफिकल्ट सा प्रोसीजर बन जाता है। अब देखें, अगर हम लोग इक्वेशंस की तरफ जाएंगे, अच्छा अब ना तो हमें लेंथ गिवन, तो लेंथ को ज्यूम कर लेंगे एक्स, और ना ही पर मीटर प्राइस गिवन है, तो पर मीटर प्राइस को हम लोग ज्यूम कर लेंगे वाई। अगर एक्स मीटर लेंथ परचेज करते हैं एट द रेट ऑफ वाई पर मीटर, तो हमारे पास टोटल बिल कितना बन जाता है? तो ये 60 कैसे बना होगा? जब हम लोगों ने x को मल्टीप्लाई किया होगा y के साथ, तो बिल कितना बन गया? 60। ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाओ। उन्होंने कहा लेंथ को 2 मीटर कम कर दो, तो ये क्या बन जाएगी? और y में 1 रुपी ऐड कर दो, तब भी आपके पास जो बिल बनेगा वो 60 बनेगा। ये दूसरी इक्वेशन बनने जा रही है। अब हम इनको जरा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई प्लस एक्स -2y जी -2 इज इक्वल टू 60। अब यहां पर देखें एक्स वाई की वैल्यू क्या हमें गिवन नहीं है? इक्वेशन 1 में क्या गिवन है? तो यहां पर आके 60 पुट कर दो। 60 प्लस एक्स -2y -2 इज इक्वल टू 60। तो क्या 60 में से 60 कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो आपके पास इक्वेशन क्या बच जाएगी? x -2y माइनस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखें तो आपके पास टू वेरिएबल्स हैं, आपको x एंड y दोनों की वैल्यूज चाहिए, टू वेरिएबल्स हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये वाली बन गई, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली बन गई। अब ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकती। अब यहां से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आपने ले लेनी है। अब यहां पर देखें, मुझे किस चीज का आंसर करना है, और लेंथ को मैंने कौन सा वेरिएबल अज्यूम किया हुआ है? तो x को x ही रहने दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैंने फाइंड करनी है। तो x को एज इट इज x ही रहने दें, y को रिप्लेस कर दें उसकी वैल्यू के साथ। तो इस इक्वेशन के मुताबिक देखें हमारे पास y की क्या वैल्यू बनेगी? 60/, अब इस वैल्यू को जाकर इधर पुट कर दो, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 60/-2 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ आ गई? अब देखिए, अब आपके पास जो इक्वेशन मौजूद है ना, वो सिंगल वेरिएबल के साथ है, इक्वेशन भी एक ही है। तो अब आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इससे आगे इसको जरा सॉल्व करें, शाबाश, सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को जल्दी से। अच्छा देखें, बजाहिर ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास ना ये सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 है। तो आप लोग कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर जाओ ना, तो आंसर तो कर देगा कैलकुलेटर, लेकिन हो सकता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर ना हो। एक मतलब देखें, चेक कर लेते हैं इसमें क्या एरर आ सकता है, वो भी साथ में पता चल जाएगा, और साथ में हम इसको जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो, आप जाकर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते थे। x -2 इंटू ब्रैकेट ओपन 60 y x -2 इज इक्वल टू 0, और यहां से जाकर x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो x की वैल्यू आ गई क्या, और जाकर टिक कर देंगे 12 को, आंसर मिल गया। लेकिन आप सब लोग करो ना, तो हो सकता है हर किसी के पास 12 ना आए, किसी के पास डिफरेंट वैल्यू आई होगी क्या? अगर आप इस तरह से कैलकुलेटर में आंसर पुट करें, इक्वेशन पुट करें, तो हर किसी के पास 12 आंसर नहीं आ रहा, किसी के पास नेगेटिव साइन के साथ आंसर आ रहा होगा, एक्स की दूसरी वैल्यू आ रही होगी।
तब देखो मेरे लिए तो ये बड़ा इजी सा था, मैंने 12 को टिक किया, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन जिस बच्चे के पास नेगेटिव आंसर आया होगा, आप मुझे बताएं कि क्या लेंथ नेगेटिव में हो सकती है? तो नेगेटिव में तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आपके लिए और ज्यादा मुश्किलात बन जाती हैं। तो आपको ना ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी चाहिए थी। अब आपके डिनोमिनेटर में, इसको इक्वेशन में डिनोमिनेटर में क्या चीज मौजूद है? एक्स के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाओ, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी? यहां पर माइनस, ये तो एक्स एक्स से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर? माइनस 2x इज इक्वल टू, अच्छा आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने फॉर्मेट में आ नहीं गई। माइनस इज इक्वल टू, अब अगर कैलकुलेटर पे जाओ, सब बच्चों को सही से नजर आ रहा है ना? ये सेटअप मॉड की प्रेस की हम लोगों ने, उसके बाद इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहां पर जाके वैल्यूज पुट करें, 1 -2 एंड -120 इज इक्वल टू, देखें x1 इज एंड x2 इज। अब ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। अगर ये इक्वेशन होती और इक्वेशन से x की वैल्यू पूछी जाती तो हम लोग उसको दोनों आंसर बताते, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा? लेंथ, एंड लेंथ कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू, तो हम लोग उसको -10 नहीं बताएंगे, हम लोग जस्ट पॉजिटिव वैल्यू उसको जाके बता देंगे। ये था इसका प्रॉपर सोल्यूशन। फिर से सुन लें, प्रॉपर सोल्यूशन में लेंथ एंड रेट दोनों ही मिसिंग थे। टोटल बिल उसने हमें बता दिया था, तो टोटल बिल बताने के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू टोटल बिल। तो लेंथ को हमने एक्स एज्यूम कर लिया, और जो रेट था प्राइस पर मीटर उसको हमने वाई एज्यूम कर लिया। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 60। फिर उसने कहा कि लेंथ को 2 मीटर शॉर्टर कर दो। ओरिजिनल लेंथ क्या थी? एक्स, तो 2 मीटर जब शॉर्टर करेंगे तो क्या बन जाएगी? x-2। और प्राइस में 1 रुपए का इंक्रीज कर दो, तो प्राइस ओरिजिनल क्या थी? y में 1 रुपए इंक्रीज किया, y प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो उसने कहा कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज, मतलब पहले भी 60 था तो अब भी 60 ही रहेगा हमारे पास। फिर जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब इसके लिए 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास मौजूद थी, कि अगर वेरिएबल्स 2 थे तो इक्वेशन भी 2 थी। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ रही थी, x(y) = 60। दूसरी इक्वेशन आ रही थी x-2y-2 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहां पर एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देना था दूसरे के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है किसको किसके साथ रिप्लेस करें। तो अब ये देखो, आपने आंसर किसका बताना है? मैंने लेंथ, और लेंथ को मैंने क्या अज्यूम किया हुआ था? तो x को x रहने दो, y को रिप्लेस करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड कर ली विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो y की वैल्यू मुझे क्या मिली? 60/x। ये जाकर मैंने यहां पर रिप्लेस कर दिया, और इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कैलकुलेटर की मदद से x की वैल्यूज फाइंड की, तो एक पॉजिटिव थी और दूसरी नेगेटिव आंसर बताना नहीं है, क्योंकि लेंथ और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो पॉजिटिव आंसर बताया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 12 मीटर। और अगर यहाँ पे सपोज हमसे रेट पूछ लेता, तो अब हम लोग रेट कैसे बताते? यहां से 60 डिवाइडेड बाय वो जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 12 मीटर, उसके साथ डिवाइड कर दो, तो रेट पर मीटर हमारे पास क्या आ जाता? 5। अब आप खुद देखें, इतना लेंथ ही इसका सोल्यूशन है। एक तो इसको अपने पास वैसे नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है, अब आप इसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि ऑल्टरनेटिव ज्यादा इजी था, कि आप लोग ऑल्टरनेटिव पे चले जाओ तो वो ज्यादा इजी मेथड है। इसीलिए बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके लिए प्रॉपर मेथड का आना ठीक है, जरूरी है, लेकिन जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो ना, तब हमें ऑल्टरनेटिव्स का भी पता हो, कि इन केस में अगर कहीं पे फंस जाऊं, मुझसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, तो मुझे पता हो कि भाई मैंने ऑल्टरनेटिव मेथड कैसे अप्लाई करना है। एनी क्वेश्चन? सबको क्लियर? आप सब बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया अपने पास? चलें, गुड, शाबाश। हम लोगों ने 1.27 पहले ही सॉल्व कर लिया था, 2.8 हो गया, 2.9 हो गया, और 1.30 आज हम लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से पढ़ लें। 1.30
A company sells two products A and B. Total profit earned by the company in one particular period is rupees 1,50,000। 150,000 का टोटल प्रॉफिट है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, और उस टाइम पीरियड में उसने जाकर 4 यूनिट्स ऑफ ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ बी जाकर सेल किए, तो उसे टोटल प्रॉफिट हुआ 150,000 का। फिर उसने बताया द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसने ये नहीं बताया द प्रॉफिट ऑफ अ प्रोडक्ट, ये नहीं बताया। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ए एंड बी इज 1.5 एंड कंप्यूट प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है रेशो का? कहता है कि अगर प्रोडक्ट बी के ऊपर मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, तो प्रोडक्ट ए के ऊपर 1.5 रुपीज का प्रॉफिट होता है, मतलब उससे 50% एक्स्ट्रा। मतलब अगर प्रॉफिट बी के ऊपर 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो ए के ऊपर 15 रुपए का प्रॉफिट है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट बी के ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो प्रोडक्ट ए के ऊपर 30 रुपए का प्रॉफिट है। 1.5 से उसको मल्टीप्लाई कर जाना। और ये रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है सिंप्लीफाइड फॉर्म। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारी क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हम यहां पर लिख लें बॉयज गर्ल्स, यहां पे आंसर आ जाए हमारे पास सपोज के 60, यहां पर आ जाए 40, टोटल कितने हो गए 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक इंफॉर्मेशन बताने का यही मेथड था कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 60 आर बॉयज एंड 40 आर गर्ल्स। लेकिन इसी चीज को परसेंटेज में भी तो बताया जा सकता था कि हमारी क्लास में 60% बॉयज हैं और 40% गर्ल्स हैं। तो क्या इंफॉर्मेशन गलत थी मेरी? बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है। यही इंफॉर्मेशन कुछ यूं भी बताई जा सकती है कि आप इसको ना सिंप्लीफाइड कर दें, और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बनेगी इसकी? 20 से सबको रिप्लेस कर दो, 20 के साथ सबको डिवाइड कर दो, तो सिंप्लीफाइड देखो तमाम वैल्यूज तो डिविजिबल बाय 20 हैं, तो 20 से जैसे ही मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी? अब ये बन गई है रेशो, और ये इसका साइन हमारे पास आ गया 3:2। अब इसका क्या मतलब है रेशो का? रेशो का मतलब है कि अगर 5 स्टूडेंट है ना आपकी क्लास में, उनमें से 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, लेकिन क्या मेरी क्लास 5 स्टूडेंट्स की ही होगी? नहीं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन एक्चुअल मेरी क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और आपको असल में ये बात बतानी भी नहीं चाह रहे थे। इसी तरह जब आप लोगों के टेस्ट होते हैं, एक तो ये है कि आप किसी को ये बताएं कि भाई मेरे 25 मार्क्स हैं, तो उसका अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? कितने में से? तो मुझे टोटल भी बताना पड़ेगा कि कितने में से मेरे 25 मार्क्स हैं। लेकिन अगर मैं उसी चीज को कन्वर्ट करके उसे कहूँ यार मेरे 80% मार्क्स हैं, क्या मैं उसे बताऊंगा कितने में से? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अंडरस्टूड है कि अब परसेंटेज में हमने टोटल 100 ले लिया है। ऑल राइट, ऑल राइट। लेकिन क्या वाकई आपके 100 में से 80 होंगे? नहीं, इन एक्चुअल टोटल कुछ और होंगे, उनका 80% भी कुछ और बन रहा होगा। तो यहां पर ना मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई रेशोज की फॉर्म में, लेकिन एक जस्ट आइडिया लगाया गया है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा? जरा बात सुनिएगा कि ये जो रेशो होती है ना, ये बेसिकली टोटल नहीं होती। ये जो रेशो है ये बेसिकली टोटल नहीं है। ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो बिल्कुल ठीक ठीक आंसर दे देगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टोटल हमें थोड़ी मुश्किलात होंगी कि पता नहीं टोटल क्या बन रहा है। लेकिन अगर आप लोग गौर करें, क्या ये मेरे पास टोटल नहीं था? क्या ये मेरे पास टोटल नहीं था? टोटल के साथ मैंने क्या किया कि 3:2 बन गया, डिवाइडेड बाय 20। मतलब एक कांस्टेंट नंबर से अगर टोटल को डिवाइड करूं तो रेशो बन जाएगी। एम आई राइट? तो फिर अगर रेशो को उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या टोटल नहीं बन जाएगा? किसी को डाउट?
कि अगर आपको वो कांस्टेंट नंबर मैं बता दूं कि भाई वो कांस्टेंट नंबर 20 है, तो आप टोटल तक अब आसानी से पहुंच सकते हो। आप कहोगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो अगर कांस्टेंट ना हो तो फिर अज्यूम कर लो x। तो फिर अब देखो, ये जो प्रॉफिट तक पहुंचाने का एक रास्ता है, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है जो हमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी से मिल रहा है। तो एक्चुअल तक जाना हो तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1.5x ये प्रोडक्ट ए का टोटल प्रॉफिट है, ऑलराइट। तो प्रोडक्ट बी का टोटल प्रॉफिट क्या होगा, x। गॉट इट। ये एक प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए की एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है, 1.5x। और प्रोडक्ट बी के एक यूनिट का प्रॉफिट कितना है, x। ये बात क्लियर हो गई। अब आपके लिए क्वेश्चन जरा भी मुश्किल नहीं है। अब आप लोगों ने प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट सेल किए, 4। तो 4 यूनिट से टोटल प्रॉफिट कितना मिला होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट, और वो कितना है, आप लिखोगे 1.5x। ये प्रोडक्ट ए से आपको टोटल प्रॉफिट मिल गया। किसी को डाउट नहीं? प्लस करेंगे इसमें प्रोडक्ट बी से मिलने वाला प्रॉफिट। तो प्रोडक्ट बी से कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको, कितने यूनिट सेल किया आपने, और एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट है, तो कितना बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब टोटल उसने बता दिया 150,000। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आई हो, सबको आ गई है समझ? चलो एक्स की वैल्यूज फाइंड करो जल्दी से। देन x इज इक्वल टू 93। अब ये देखो यहां पे अगर गौर करो तो ये x बेसिकली आप लोगों के पास क्या आया, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी। प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, उसने पूछा भी यही था, प्रोडक्ट बी। तो हम ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। लेकिन अगर यहां पर बी की जगह पर होता प्रॉफिट पर यूनिट फ्रॉम प्रोडक्ट ए, तो ये जो एक्स की वैल्यू आपके पास आई है इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर दोगे, तो फिर आप जाकर उसको आंसर बताओगे। ऑप्शन बी बन रहा है ना, ऐसे ही है ना? तो ये प्रोडक्ट ए से मिलने वाला आपका प्रॉफिट है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये ऐसे आया है कि पहले आंखों को यूं खोलते हैं दोनों को, ठीक है, फिर दिमाग को खोलते हैं, और उसके बाद ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है इसको बड़े प्यार से कैलकुलेटर में लिखते हैं 9375, और फिर इसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कर देते हैं। तो इतने प्यार से ये आंसर आ जाता है। आ गए हैं? ये प्रोडक्ट ए से मिलने वाला प्रॉफिट है। अच्छा, ये पर यूनिट था, आपसे वो पूछ सकता था यहीं पर ही सेम क्वेश्चन होता कि 150 का इन टोटल प्रॉफिट आपके पास आ रहा है बाय सेलिंग 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम प्रोडक्ट बी। फाइंड द प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट बी। हमें पर यूनिट नहीं पूछ रहा, तब आपने यही देखना था कि पर यूनिट कितना प्रॉफिट है 9375 प्रोडक्ट बी का, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट सेल किए 10, तो 93,750 ये आपको प्रॉफिट मिल रहा है फ्रॉम प्रोडक्ट बी। और अगर आपसे पूछता प्रोडक्ट ए से कितना प्रॉफिट है, तो फिर आपने ये जो वैल्यू फाइंड की 14062.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो प्रोडक्ट बी से, प्रोडक्ट ए से आपको प्रॉफिट मिल जाता है इन टोटल। ऑल राइट, 31 हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर में, 32 अभी कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मैन्युफैक्चरर हैज, अच्छा जरा गौर से सुनो जरा, अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 प्रोडक्शन वर्कर्स, मतलब टोटल जो उसके पास इंप्लॉइज है ना वो 3 हैं,
वर्किंग 8 आवर पर डे, और हर एम्प्लॉय 8 घंटे एक दिन में काम करता है, तो टोटल वर्किंग आवर्स उसके पास कितने हो जाएंगे? टोटल वर्किंग आवर्स उसके पास कितने हो जाएंगे? 24। 8 नहीं है अब उसके पास। अब मुझे ये बताओ ना कि अगर 3 एम्प्लॉयज हैं और हर एम्प्लॉय 8-8 घंटे काम कर रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसने उनको वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, कितने घंटों की वेजेस देगा? तो काम भी तो 24 आवर्स का लेगा। तो वो 24 आवर्स इन टोटल काम कर रहे हैं तीनों वर्कर्स मिलकर। एम आई राइट? अच्छा फिर देखें, कहते हैं एंड प्रोड्यूसिंग 12 यूनिट्स इन टोटल, और तीनों मिलकर टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं? तो एक यूनिट पे कितना टाइम लगा रहे हैं? एक यूनिट के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं? 24 घंटे, 2 आवर्स। 24 घंटे अगर उन्होंने काम किया तो कितने यूनिट्स बनाए? तो एक यूनिट पे कितना टाइम लगा रहे हैं? 2 आवर्स। 2 घंटे में एक यूनिट तैयार करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? कोई मुश्किल चीज थी ये? नहीं ना? चलें, गुड, शाबाश। अब ऐसे समझिए जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं, और अब आपके पास इन हाउ मेनी आवर्स will this manufacturer needs to operate per day if one worker leaves the company? अब आपके 3 वर्कर्स में से ना एक वर्कर चला गया आपको छोड़कर, बाकी कितने बच गए? 2। लेकिन अब ये काउंट कर रही हो, 3 में से एक गया तो बाकी 2 बच गए। अच्छा, तो कितने घंटे बच गए? 16 घंटे। तो अगर वो तो अगर 8 घंटे पर डे काम करें तो 16 है ना, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट वो बना सकते हैं फिर 16 घंटों में? 8 घंटे। क्या बात है आप लोगों की यार, सो जीनियस। एंड कंपनी हैज टू प्रोड्यूस, अब कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो 16 यूनिट्स का मिला है, तो 16 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी के पास टाइम कितना होना चाहिए? 32 आवर्स। एम आई राइट? तो वर्कर्स कितने हैं, और हर वर्कर अब पर डे कितने घंटे काम करें? 16। 32 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 16 आवर्स काम करेगा तो जाके ये प्रोडक्शन को मीट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो बात समझ तो नहीं आ गई? प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने भाई हर हाल में ये ऑर्डर पूरा करवाना है, और हर एक यूनिट बनाने पे 2 घंटे भी लग रहे हैं, तो उसके पास टोटल कितना टाइम होना चाहिए इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए? अब उसने अपने वर्कर्स की तरफ देखा, तो कितने वर्कर्स खड़े हुए थे? तो हर वर्कर से अब वो क्या रिक्वेस्ट करेगा कि भाई कितने कितने घंटे काम करो, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब हर वर्कर उसकी उस डिमांड को पूरा करने के लिए 16 आवर्स पर डे काम करेगा, तो जब आके ये डिमांड पूरी हो सकती है। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम्स को ही तो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग हैं, फिर तो प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए ना। बात समझ आ गई सब बच्चों को? चलो जल्दी से 1.33 सॉल्व करके दो। 1.33 जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, 1.33। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों से सॉल्व कराने का मकसद ही यही था कि भाई कम से कम आप लोग भी माइंड अपना यूज करो। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेता ना तो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना था, इट्स ओके, ऐसे होना था ये। अच्छा, अब आपको पता है कि आप कहाँ तक खुद से जा रहे हो, कहाँ पे आगे जाके आपको मुश्किलात आ रही हैं। फिर जहां पर आंसर में भी देखो तो कभी बी, कभी सी, कभी डी, कभी ए, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो इस तरह से ना लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है, जब हम लोग खुद से जरा ट्राई करते हैं ना तो और ज्यादा इफेक्टिव, मतलब ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता, ये बेसिकली टाइम की बेस्ट यूटिलाइजेशन है, कि एक न्यू चीज को ना आप लोग सबसे पहले खुद ही ट्राई करते हो। लेकिन अब आप में से बहुत से बच्चे ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने करेक्ट आंसर भी किया, हमें बहुत से ऐसे थे जिन्होंने 60-70% तक तो ठीक किया हुआ था, सिर्फ उनसे क्लोजिंग नहीं हो पा रही थी कि हमने इसकी क्लोजिंग कैसे जाके करनी है। अच्छा, क्वेश्चन को जरा गौर से देखना है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो बजट है ना वो इतना है, आपके पास 1,05,000 रुपए मौजूद हैं,
और इस 1,05,000 रुपए से आपने टेबल्स भी परचेज करनी है। और अब क्या दोनों की प्राइसेस सेम हो सकती हैं? हो भी सकती, तो फिर वो हमें बता देगा। डिफरेंट भी हो सकती हैं, तो कितनी डिफरेंट है वो भी क्वेश्चन में बता देगा। तो उसने आपको बता दिया, कहते हैं कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज दैट ऑफ तो हमने क्या किया, चेयर की प्राइस को पर यूनिट, एक चेयर की प्राइस को एक्सज्यूम किया, तो एक टेबल की प्राइस हमारे पास क्या बन जाएगी, उसका ट्वाइस। कितनी, मतलब अगर चेयर आपको 1,000 रुपए की मिल रही है ना, तो टेबल 2,000 रुपए की मिल जाएगी। बात क्लियर? अब वो कहता है कंपनी वांट्स टू हैव कितने, एड 15 चेयर्स, द कंपनी यूजेस इट्स इंटायर बजट, कि ये परचेज करने में ना जितना उनका बजट था सारे का सारा यूटिलाइज हो गया। तो आपने बताना है हाउ मच। अब आपसे ये नहीं पूछा कि चेयर की प्राइस कितनी है, आपसे ये भी नहीं पूछा कि टेबल की प्राइस कितनी है, ना आपसे ये पूछा कि आपने चेयर्स पे कितना खर्च किया, ना ये पूछा कि आपने टेबल्स पे कितना खर्च किया। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन उसने कहा कि मुझे बताओ आप हाउ मच मोर विल बी स्पेंट ऑन बाइंग एज कंपेयर टू। तो उसने कहा है कि भाई टेबल परचेज करने में आपने कुछ ना कुछ तो अमाउंट लगाई होगी ना, तो चेयर्स भी परचेज करने पर आपने कुछ ना कुछ अमाउंट लगाई होगी। तो चेयर्स की अमाउंट टेबल की अमाउंट से कितनी ज्यादा है, आपने वो बतानी थी। सिर्फ आपने सिर्फ चेयर्स की वैल्यू नहीं बतानी थी, आपने सिर्फ टेबल की वैल्यूज नहीं बतानी थी, आपने चेयर्स पर टेबल की निस्बत कितनी ज्यादा अमाउंट खर्च की, आपने वो बतानी थी। अब इसके लिए देखें, एक्स एंड 2x प्राइसेस का तो हमें पता चल गया। अब क्वांटिटी देखें, हमारे पास चेयर्स की टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो 15 चेयर्स परचेज करने में टोटल कितनी वैल्यू लग गई होगी, 15x, प्लस टेबल की हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, 3, टेबल्स परचेज करने में कितनी वैल्यू, 3 × 2x। ऑल राइट, और इनका टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, इंटायर बजट के। अब यहां से जाके x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाती है, और ये क्या है आपके पास, कॉस्ट ऑफ चेयर। तो एक टेबल आपके पास कितने की आएगी, 2x इज इक्वल टू, क्या ये बात समझ नहीं आई तो बोला करो ना यार, ऑनलाइन वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ये ओके। तो आप देखें चेयर परचेज करने में टोटल कितनी चेयर परचेज की, बेटा टोटल चेयर्स कितनी परचेज की, तो 15 × 5 कितना खर्च किया होगा चेयर्स के ऊपर, टेबल्स टोटल कितनी परचेज की, कितना खर्च किया होगा इसके ऊपर। तो देखो टेबल की निस्बत चेयर्स पर कितनी एक्सेस अमाउंट, 45,000, ये इसका आंसर था। सिर्फ आप लोगों ने चेयर्स की वैल्यू नहीं जाके बता देनी थी, और ना सिर्फ टेबल की वैल्यू बतानी थी, चेयर्स और टेबल की वैल्यूज का डिफरेंस वो जाकर आप लोगों ने बताना था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।